हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। बहुत दिन के बाद आज हम लोग अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि इतिहास को फिर से शुरू करा दीजिए, तो ये जितनी बुक है इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखेंगे आज इतिहास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके बहुत थोड़े थोड़े नोट्स हैं। ये जितना भी आपने इतिहास पढ़ा है उसका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखेंगे। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जो काम की चीज़ें सिर्फ वही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है आपका। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। अब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं, जिसमें से कुछ आते हैं साहित्यिक और कुछ हैं पुरातात्विक। साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो आ जाएंगे धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक में मिल जाएंगे आपको ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत और स्मृति ग्रंथ। आरण्यक से कुछ याद आ रहा है आपको? अरण्य। अरण्य किसका पर्यायवाची होता है? वन का पर्यायवाची होता है। इसमें का प्रत्यय लगाकर आरण्यक बना दिया, मतलब ये जंगल से संबंधित हो गया। उपनिषद जो होते हैं ये वेदांत होते हैं, मतलब ये सबसे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होते हैं। इनको कहा जाता है उपनिषदों को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपको मिलेंगे जैन और बौद्ध आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं। पुरातात्विक स्रोत में जितने भी अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, ये इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन होते हैं? वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का हमें ज्ञान होता है। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा राजनीतिक बिल्कुल सही शुद्ध शब्द होता है, राजनीतिक जो होता है वो गलत होता है। वर्तनी शुद्धि में काफ़ी बार पूछा गया, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए याद रखना, राजनीतिक ये बिल्कुल शुद्ध होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, सबको पता है। आगे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या के लिए सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषय में प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आरण्यक क्या है इसको भी समझेंगे। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग होते हैं, जिसमें देखिए अभी मैंने बताया था वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, लेकिन आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होते हैं, जिसमें दार्शनिक रहस्यात्मक विषयों के बारे में हमें पता चलता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको अरण्यक कहा जाता है। तो आपके पास में एक पर्यायवाची भी तैयार हो गया कि अरण्य का किसका पर्यायवाची? वन का। आरण्यक कितने होते हैं? कुल 7 आरण्यक अभी उपलब्ध हैं। उपनिषद। उपनिषद में उप क्या है? ये आपका उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है समीप। नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विज्ञान का ज्ञान गुरु के पास बैठकर या समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है। वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलेंगे। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों के ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसको कहते हैं सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। आगे चलेंगे वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इनको एकदम रट लीजिएगा। यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन बना गया था, 4 दिया था, उससे पूछा था वेदांग इसमें से निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो याद रखेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष, छंद, ये क्या है? ये आपके हैं वेदांग। सूत्र देखते हैं। वैदिक साहित्य का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ है। सूत्र ग्रंथ जो होते हैं ये कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीसीएस ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। स्रोत सूत्र, ये स्रोत का मतलब सुनने से है। ये देखिए यहाँ पे क्या है? यज्ञ संबंधी जो नियम होते हैं स्रोत सूत्र के अंतर्गत आते हैं। गृह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। धर्म सूत्र के अंतर्गत आ जाएंगे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख इनके अंतर्गत आता है। तो कल्प का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसमें से यही पूछा गया था कि स्रोत सूत्र का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे यज्ञ संबंधी नियमों से इसका संबंध है।
आगे है धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं जैसे कि मनु स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। मनु ने इसकी रचना की थी, नाम से पता चल जाएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है, तो याद रखेंगे मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची, कुल्लुक भट्ट हैं। ऑप्शन में मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट दिया था, एक चौथा नाम कुछ और था, तो आप याद रखेंगे मनुस्मृति के ये टीकाकार या भाष्यकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची, कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरराग। अभी तक ये पूछा गया है, क्या पता हो सकता है अगली बार ये भी पूछ ले, तो याद रखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं कौन, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरराग। याद रखेंगे याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। व्याकरण ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो पाणिनि। पाणिनि कृत है अष्टाध्यायी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे व्याकरण ग्रंथों से है। अब आगे चलेंगे पुराण पर। पुराणों की कुल संख्या है 18 और इसकी रचयिता है लोमहर्ष और उनके ही पुत्र हैं उग्रश्रवा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किसने किया था, तो मध्यकाल में याद रखेंगे अलबरूनी जो था इसने पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक भी है। महाकाव्य की बात करेंगे तो सारे लोग जानते हैं महाभारत और रामायण जो है दो महाकाव्य हैं। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि, और महाभारत की रचना करते हैं वेद व्यास। आगे देखते हैं महाभारत में 1 लाख श्लोक, 1 लाख क्या है श्लोक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, देखिए शत सहस्र संहिता, शत का मतलब 100, सहस्र का मतलब 1000 और संहिता मतलब इनको जोड़ना, इकट्ठा करना, ये जो श्लोक हैं। तो महाभारत 1 लाख श्लोकों का 1 लाख श्लोकों की क्या है, संहिता है, ठीक है, याद रखेंगे। महाकाव्य में प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। अभी तक हमने जो भी ब्राह्मण साहित्य से संबंधित जो भी हमने जानकारी थी वो देखी। अब ब्राह्मणेतर साहित्य देखेंगे, मतलब ब्राह्मण के अलावा जो साहित्य है हमें कहाँ से इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। कितने पिटक हैं, त्रिपिटक का मतलब होता है पिटारा, और कितने हैं 3, मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म से तो पता चल जाएगा धर्म से संबंधित बातें हो रही हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दैनिक नियम और आचार विचार जो भी दिए गए किस पिटक के अंतर्गत इनकी व्याख्या की गई है, तो याद रखेंगे विनय पिटक से संबंधित है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, जातक कथा कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बना है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछा है बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, तो दीपवंश और महावंश से, ठीक है। अगर ये भी दे दिया जाए दीपवंश और महावंश किससे संबंधित हैं, बौद्ध, जैन, तो याद रखेंगे बौद्ध से ये संबंधित हैं। ललित विस्तार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। महावस्तु और ललित विस्तार के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का प्रकाश पड़ता है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का प्रकाश किस में मिलता है, ललित विस्तार में। और जबकि महावीर स्वामी जो हैं इनके जीवन पर प्रकाश किससे पड़ता है, तो यह है भगवती सूत्र, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे भगवती सूत्र जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है, इसको आप भी अलग से नोट कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु का संबंध किससे है, बताइए जल्दी से, जैन धर्म से है। जैन धर्म के किस संप्रदाय से है, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। दिगंबर संप्रदाय से है, श्वेतांबर से है। जैन धर्म की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हुई। देखिए बता देते हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र 2 नाम हैं। इनके नाम में स्थूलभद्र के नाम में सा आता है, एक मिनट, स्थूलभद्र के नाम में स्थूल, देखो सा आ रहा है तो याद रखेंगे सा से क्या आ जाएगा, श्वेतांबर। और इनका दूसरा जो नाम बचता है भद्रबाहु, तो ये आ जाएंगे दिगंबर संप्रदाय से, ठीक है। बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, जिनके नाम में सा आ रहा है स्थूलभद्र की तो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हैं, और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जिसका नाम है
परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा रचित है? ये हेमचंद्र के द्वारा। तो याद रखेंगे परिशिष्ट पर्वन का संबंध जैन धर्म से है और हेमचंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। तो 2 जैन सभाएं होती हैं, एक पटना में, ठीक है, तो जो गुजरात के वल्लभी में अंतिम जो हुई थी दूसरी, इसमें जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से किया गया था। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। गाइस अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या मिलेगा? ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और जीवनियों को इसमें रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये किसके बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से? मौर्यों के जो राजनीतिक और जितनी भी सामाजिक अर्थव्यवस्था वगैरह थी इनसे पता चलता। लेकिन हाँ, याद रखेंगे अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं, सॉरी मेरे मुँह से अभी निकल गया। अर्थ जो व्यवस्था है ये राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। बस याद रख लेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र जो है इसका संबंध अर्थव्यवस्था से ना होकर के राजनीतिक सिद्धांतों पर लिखी गई ग्रंथ है। ये इनकी ये पुस्तक है जो भी है, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था ज़रूर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। आगे चलेंगे, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर से बोल रहे, स्टार लगा लीजिएगा। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है। इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त कृत है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है, विशाखा दत्त की। कथा सरित सागर है सोमदेव की और बृहत कथा मंजरी है किसकी, किनकी है? यह है क्षेमेंद्र की। इनका संबंध किससे? मौर्यकालीन इतिहास से। हमें यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट है, कल्हण के द्वारा रचित है, 11वीं शताब्दी में लिखे गए। उसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। और एक बहर उल असमर है, बहर उल असमर का जो संबंध है राजतरंगिणी से है। याद रखिएगा, वो राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था इसलिए मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है इसके बारे में देखते हैं। कुछ यूनानी रोमन लेखक हैं। अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आए, इतिहास के जनक, इतिहास के पिता हेरोडोटस। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इससे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण भी यहाँ पर अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। इतिहास की जानकारी हमको ये देते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर के समकालीन कौन कौन है, तो या सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? तो याद रखिएगा निरियाकस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। इनका संबंध सिकंदर के समय से ही है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत हैं। मेगस्थनीज है ना, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। डाइमेकस, ये क्या था? डाइमेकस मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में आया। मतलब ये डाइमेकस जो था एंटीओकस का राजदूत था और ये मेगस्थनीज के स्थान पर राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आता है। अगला है डायनोसियस, ये किसके दरबार में आता है? ये अशोक के दरबार में। तो याद कैसे रखेंगे? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है डाइमेकस, तो इसका डाई शब्द जो है इसको उठाइए, डाई। हमने जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के तो डाई लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? बिंदु बिंदु करके डाई लगाते हैं। तो याद रखेंगे डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। अब डायनोसियस देखिए, डायनोसियस से आपको ये डायन, डायन जैसा कुछ साउंड मिल रहा होगा, डायन। अशोक, तो डायन क्या करती है? शोक करती है, शोक करती है, रोती है, बिलखती है। बस ऐसे कुछ भी करके आपको याद रखना है। डायन क्या करती है? शोक करती है। तो बस डायनोसियस किसके दरबार में आता है? अशोक के दरबार में। ठीक है, आगे चलेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अभी मैंने बताया वही सारी बातें हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी जिससे हमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में या मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, ऐसा विवरण हमें किसने दिया? तो याद रखिएगा मेगस्थनीज की इंडिका से ये पता चलता है कि मौर्य समाज में या मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। डाइमेकस ये सीरिया का नरेश था, एंटीओकस का राजदूत, और मेगस्थनीज की जगह पर ये आया था बिंदुसार के दरबार में। तो याद करिए मैंने कैसे याद कराया अभी आपको। डाई कैसे लगाते हैं? बिंदु बिंदु करके लगाते हैं, बिंदु बिंदु, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ठीक है, वो हर्यक वंश का है बिंबिसार। आगे चलेंगे, देखो डायन आ गई है ना, डायनोसियस। तो डायनोसियस का डायन नाम याद रख लीजिएगा। डायन क्या करती है? शोक करती है, रोती है। तो किसके दरबार में आता है डायनोसियस? अशोक के दरबार में।
गैस ये चीज़ें अभी थोड़ी आपको ऐसी लग रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन ये यहाँ से पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये टोलमी फिलाडेल्फस सेकेंड जो था उसके राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आता है। टोलमी ने दूसरी शताब्दी में ही ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, और नेचुरल हिस्ट्री जो थी वो किसने लिखी थी? प्लिनी ने। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है। आगे देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री, नाम ही नेचुरल है तो किसके बारे में जानकारी मिलेगी? पेड़ पौधों के बारे में, खनिज पदार्थ और भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के जो लेखक है इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट है चीनी लेखक। अब इनका क्रम याद रखिएगा, इनका क्रम पूछा जाता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 5वीं शताब्दी में भारत आता है। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अगला है हुएनसांग, ये 7वीं शताब्दी में आता है। देखिएगा इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनोलॉजी के, मतलब इनका क्रम से लगाइए कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो फाहियान पहले आता है 5वीं शताब्दी में, हुएनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये भारत में 16 सालों तक रहा, और 6 सालों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब नालंदा इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी वालों के लिए भी और सबके लिए, क्योंकि अब नालंदा पे बिहार में काफ़ी इस पर जोर दिया जा रहा है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? थोड़ा सा याद करिएगा, कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, हुएनसांग की यात्रा भारत की जो भारत का यात्रा वृत्तांत है वो सी युकी के नाम से जाना जाता है। तो हुएनसांग की ये यात्रा वृत्तांत है सी युकी। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब आता है इत्सिंग। अब ये भी 7वीं शताब्दी में आ रहा है, लेकिन 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है। इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों और भारतीय वेशभूषा और खानपान आदि के बारे में लिखा है। अब आपको याद कैसे करना है? देखिए सबसे पहले फाहियान आ रहा है, फिर हुएनसांग है, इत्सिंग भी आ रहा है, तो आप याद रखेंगे फांसी हुई से, फांसी हुई, फिर से बोलिए फांसी हुई, 4 बार बोलिए फांसी हुई। फांसी से फा से फाहियान, सी से सी के नाम भूल गई, 1 मिनट रुकिए, ये है सुंगयुन, क्या नाम है? सुंगयुन। तो फांसी हुई से फाहियान, फिर सुंगयुन, फांसी हुई, हुई से हुएनसांग, ई से इत्सिंग। तो इत्सिंग सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, मा तुआन लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों और चाओ जू कुमा ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री कौन है? सुंगयुन। ये 518 ईस्वी में भारत आता है। फिर से याद रखिएगा इनका क्रम, फांसी हुई से तो फाहियान, ठीक है, सुंगयुन से फांसी, सी से सुंगयुन, हुई से हा से हुएनसांग, और हुई ई से कौन आ जाएगा? इत्सिंग। ये इनका क्रम है, ठीक। अरबी लेखकों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अलबरूनी इम्पोर्टेंट है, अलबरूनी, अलबरूनी तो गजनवी, अलबरूनी तो बहुत बड़ा सा नाम लग रहा है, तो गज, गज मतलब हाथी, हाथी कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, तो याद रखेंगे अलबरूनी किसके दरबार में आता है? गजनवी के। देखिए जब अलबरूनी पूछा जाएगा किसके दरबार में आया, तो ये गजनवी के साथ साथ गौरी भी नाम दिया रहता है, इसलिए याद रखेंगे अलबरूनी बहुत बड़ा सा नाम है। तो ये गज, गज क्या होता है? हाथी, हाथी कैसा होता है? बहुत बड़ा सा। बस हमें याद रखना है, किसी तरीके से याद हो जाए और हमारे क्वेश्चन में जब पेपर का टाइम है तो अच्छे से वो ऑप्शन टिक हो जाए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, ये नहीं कि पीएचडी करके बैठ जाए सब कुछ। चलिए देखते हैं अलबरूनी 11वीं सदी में आता है। महमूद गजनवी के दरबार में तहकीक हिंद जिसको कहते हैं किताबुल हिंद, इस ग्रंथ की ये रचना करता है, और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। वो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पुराणों का अध्ययन सबसे पहली बार किसने किया था? पुराणों का अध्ययन करने वाला भी अलबरूनी था। आगे चलेंगे अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं शताब्दी में भारत में आने वाला यात्री था, अरब से आते हैं, जिसका नाम था सुलेमान। क्वेश्चन पूछा गया सुलेमान किस देश का यात्री था? तो याद रखेंगे अरबी यात्री था, ईरान फारस से नहीं आया था, अरब से आया था। पाल और प्रतिहार वंश के टाइम में आता है। अल मसूदी ये कहाँ से आता है? बगदाद से। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में इसके जानकारी दी है। अन्य विदेशी यात्री इबन बतूता, इबन बतूता मुँह से 4 बार बोलिए, इबन बतूता मार जूता, इबन बतूता, इबन बतूता किसके दरबार में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के दरबार में आता है। अरबी भाषा में इसने रेहला लिखा। रेहला किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में नहीं, अरबी भाषा में लिखा। किसने? इबन बतूता ने। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया?
1333 ईस्वी में, और 1342 ईस्वी में इसको राजदूत बना करके चीन भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा, इसने मैंने बताया, आप लोग याद रखेंगे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की थी। मार्को पोलो इटली का यात्री था, 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर भारत में आता है। आगे देखते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखते हैं। पुरातात्विक में जितने भी अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला, मूर्तियाँ, ये सब आते हैं। अभिलेख याद रखेंगे, मध्य एशिया माइनर का है बोगस कोई अभिलेख, इंपॉर्टेंट है, 1400 ईसा पूर्व का है लगभग मध्य एशिया माइनर का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बोगस कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है, तो याद रखेंगे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का मिलता है। इन चारों को एकदम रट लीजिएगा, ऑप्शन इसमें से कोई एक और डाल देगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बोगस कोई अभिलेख मध्य एशिया माइनर का है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जिनको अश्विन कहते हैं, इन वैदिक देवताओं का यहाँ से उल्लेख मिलता है। आगे चलेंगे, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक के जैसे मास्की कहाँ पर है, कर्नाटक, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगुलम, ये अभिलेखों से हमें अशोक के नाम का पता चलता है, मतलब अशोक का जो नाम है वो अशोक है, जबकि पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं, फिर से बोलिए, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगुलम, ये इनमें अशोक का नाम अशोक यहाँ पर मिलता है। अशोक के जो अभिलेख हैं, तो अभिलेख जो हैं ये इसके ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिले हैं। याद रखेंगे, इसके गुहा लेख जो हैं और स्तंभ लेख जो हैं ये केवल और केवल ब्राह्मी में लिपि में मिले हैं, जबकि इसके ये शिलालेख वगैरह हैं ये ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक में भी मिलते हैं। यवन राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। यूनान का राजदूत है, नाम क्या है, हेलियोडोरस। इसका गरुण स्तंभ लेख है, कहाँ से मिला है, बेसनगर, ये कहाँ पर है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट। फिर से देखिएगा, भागवत धर्म के बारे में जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो गरुण स्तंभ लेख से। किसका है, हेलियोडोरस का। कहाँ का निवासी था, यवन राजदूत था, यानी कि यूनानी था। बेसनगर में ये आपका गरुण स्तंभ लेख मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया कि भागवत धर्म में कितने संप्रदाय हैं, तो याद रखेंगे भागवत धर्म में 9 संप्रदाय हैं। ठीक, मंदसौर अभिलेख जो है ये यशोवर्मन का है, इससे आपको रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब रेशम की जगह आपको अगर कौशे भी दे दिया जाए, कौशे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया, कौशे का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे रेशम से। याद कैसे रखेंगे, काशी, काशी मतलब क्या, बनारस, बनारस में कैसी साड़ियाँ मिलती हैं, रेशमी साड़ी। और काशी में क्या, ये लगा दिया गया आपका, ये प्रत्यय वगैरह लगा के क्या बन गया, कौशे बन गया। कौशे का संबंध किससे है, रेशम से है। तो कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अशोक के अभिलेख 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था, किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, और ये एरण अभिलेख कहाँ पे मिला है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। सती प्रथा का पहले साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, 510 ईस्वी का है, और एरण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था एक बार, इसे मैचिंग में पूछा था, याद रखिएगा। प्राचीन काल में सिक्के तांबे, चांदी, सोना, शीशे धातु के हुआ करते थे। शीशे, सा से शीशा और सा से सातवाहनों के सिक्का है शीशा, याद रखिएगा। ठीक है, और सोने के सिक्के किन लोगों ने चलाए थे सबसे पहले, तो सोने के सिक्के भी आप याद रखें, गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा चलाए थे, और सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। ठीक है, आहत सिक्का कौन सा होता है, जब प्राचीनतम सिक्का होता है उसी को कहा जाता है आहत, यानी कि जिन पर आहत मतलब जिसको चोट मार के बनाया जा रहा है, यानी कि ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण इनको आहत कहा जाता, ठीक कहा जाता था। देखिए, जब भी मैंने बताया, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए। लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो याद रखेंगे इंडो ग्रीक ने। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्मरणीय अभिलेख हैं, याद रखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, ये कलिंग राजा खारवेल का है, और इससे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में मिल जाएगा आपको। ये रुद्रदामन, रुद्रदामन किस वंश का है, शक राजा है ये रुद्रदामन।
और इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार करवाया था, यानी उसकी भी मरम्मत करवाई थी। याद रखिएगा। नासिक अभिलेख किसका है, गौतमी बलश्री का। प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त शासक हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा के नरेश, जिनका नाम है यशोवर्मन, और कुमारगुप्त ये टाइम था। एहोल, एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है, तो याद कैसे करेंगे, एहोल, होल किस में है, होल क्या है, पुल के अंदर क्या है, होल। ऐसा अगर याद रख लेंगे, तो पुल, पुल के अंदर होल हो गया तो वो पुल गिर जाएगा, तो पुल, पुल में क्या है, होल है, होल, यानी कि एहोल। बार बार बोलिए चीज़ें, फिर आपको याद हो जाएंगी। अगला है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश राजा भोज का है। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का, इंपॉर्टेंट है। भीतरी स्तंभ लेख से भी पता चलता है कि हूणों ने भारत में आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हूण भारत में आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। स्कंदगुप्त के टाइम में किया था, और पहला जो था हूण शासक जिसने भारत में आक्रमण किया था, उसका नाम था कुशनवेश, और दूसरा था तोरमाण। ठीक, आगे चलेंगे। मूर्तियाँ, स्मारक और भवन हैं, इनसे भी जानकारी हमें इतिहास की मिलती है। भरहुत, बोधगया, अमरावती की मूर्ति कला से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। महलों, मंदिरों से मिलती है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों से भी हमको किसकी जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। आज तक की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम इतिहास का विभाजन और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं इनको कवर करेंगे जल्दी जल्दी। आप लोगों को गाइस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और रोज़ चैनल को देखते रहिए, विजिट करते रहिए। आपके लिए जितना भी अपने इतिहास में पढ़ा उसके रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।